अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अख्तर है और द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज़ में आज 4 जुलाई को मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ जो लोग भी मैसेजेस कर रहे हैं और हमें एक ट्रमेंडस रिस्पांस मिला है कि इस लेक्चर सीरीज से लोग फील कर रहे हैं कि ये बहुत हेल्पफुल है उनके लिए और ये उनके कंटेंट में ऑल सब्जेक्ट्स मतलब हर सब्जेक्ट के कंटेंट में भी हेल्पफुल है और उसके अलावा जो है ये सीरीज उनका टाइम भी सेव कर रही है। सो वी आर वेरी थैंकफुल। यही हमारा मिशन था कि आप लोगों का टाइम भी सेव हो और आपको कंटेंट भी मिले। और दूसरी बात यह है कि जिन जो लोग इस चीज़ के लिए टेक्स्ट कर रहे हैं कि ये पीडीएफ या जो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, तो आपको वीडियो के नीचे नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर कांटेक्ट करें तो आपको इस जो भी हमारी डेली की अपडेट्स होंगी उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आज हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक फिगर्स के बारे में जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिलीज हुई हैं। उसके अलावा हम एक जेंडर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन पब्लिश हुआ था जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी थी, डेवलपमेंट्स भी थी, एनालिसिस भी था। उसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे जीबी के स्टेटस के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के, क्योंकि क्वेश्चन आता है और एक्सपेक्टेड भी होता है कि पाकिस्तान अफेयर्स में कभी भी इससे लीगल टर्म्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में कि क्या स्टेटस है और क्या प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कशन होगी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और पाकिस्तान में टैक्सेशन के जो मसाइल हैं उससे रिलेटेड भी कुछ अमेजिंग न्यूज़ है। मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, आज सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हम इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स है उससे रिलेटेड है कि क्या। तो आज जो पहली डेवलपमेंट है वो है इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में कि आपको पता है जब भी आप इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें करंट अफेयर्स में या आप कोई ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ जो मैक्रो या माइक्रो इंडिकेटर्स हैं उनके की स्टैट्स बहुत ज़रूरी हैं। मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से शुरुआत की थी इस सीरीज़ की और उससे जैसे ही थ्रू आउट टाइम नए स्टैट्स आते हैं, ऑथेंटिक स्टैट्स आते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपके पेपर की क्वालिटी इंप्रूव हो। सो आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर जो है जमील अहमद, उन्होंने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें उन्होंने बहुत ही आउटलुक बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या है फ्यूचर में या अगले ईयर के आउटलुक के बारे में। तो एसबीबी की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है 4% के ग्रोथ रेट से फिस्कल ईयर 2026-27 में 4% के ग्रोथ रेट से मूव होगी या इतना ग्रोथ रेट इतना प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो। एसबीबी का ग्रोथ रेट है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड बैंक भी अपना एक एस्टिमेट देगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अपना एक एस्टिमेट देती है। सो एसबीबी का यही है कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है, वो इम्प्रूव होंगे अगले साल, जिसमें आपकी जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात की थी वो ये की थी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है कि 10% में पहुंच जाए, तो उसकी वजह से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने जो बताई वो करंट अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट के बारे में बताई कि करंट अकाउंट जो हमारा है वो डेफिसिट में चल रहा था। फिस्कल ईयर 2022 में आपको मैं बता दूं तो करंट अकाउंट डेफिसिट था जीडीपी का 4.7%। अगर हम अमाउंट में बताएं तो 17.5 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट था। एक्सटर्नल मतलब हमारी जो डॉलर्स की बोरोइंग थी वो ज्यादा थी, इनकम थी वो कम थी और आउटगोइंग जो थी वो ज्यादा थी, उसकी वजह से 17.5 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट था। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप बताते हैं कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, और सॉरी हमारी जो एक्सटर्नल अकाउंट की हेल्थ है वही हमें एक कंपेल करती है कि हम लोन्स ना लें या हम जो है आईएमएफ के एजेंडा पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और ऐसी चीजें जो कि मतलब आपके कंट्री को डिफॉल्ट होने से बचाती है, वो ये एक इंडिकेटर है एक्सटर्नल अकाउंट में, एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस का। तो ये 2022 का फिगर था। 2022 के बाद जो अभी एस्टिमेट आया 2025 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो परसेंटेज है वो 0.5% ऑफ द जीडीपी है और ये अमाउंट है 2.1 बिलियन। और हैरत की बात यह है कि ये डेफिसिट नहीं, ये सरप्लस है, ठीक है।
इस बार पिछले ईयर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था, सरप्लस था। इस साल का जो स्टैट्स हैं वो आने वाले हैं, अभी तक रिलीज नहीं हुए, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि इस साल भी माइनर डेफिसिट होगा कुछ मिलियन डॉलर्स का, लेकिन जो है ना, या ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद सरप्लस हो दोबारा। सो सरप्लस एक ये ऐसी कंडीशन है कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वेल परफॉर्म कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे जो है डिफॉल्ट में जाने के खतरात कम हो गए हैं। दूसरी चीज जो इस रिपोर्ट में जो इस डिस्कशन में थी एसबीबी की, वो ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो 18 बिलियन डॉलर्स को टच कर गए, और ये रिजर्व्स मतलब हमें मतलब 3 मंथ का शायद कुशन देते हैं कि हम इंपोर्ट्स जो है मंगवा सकते हैं। आपको याद होगा कि एक ऐसा डिफिकल्ट टाइम आया था पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान के पास ये कुशन सिर्फ कुछ दिनों का जाके बचा था, जब हमारे रिजर्व्स तकरीबन खाली हो गए थे। तो ये एक डाटा है रिजर्व्स का। देखिए, यही आपकी पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं चीज़ें, कि आप ऑथेंटिक स्टैट्स को कोट करें। आप चैट जीपीटी जनरेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहे हैं स्टैट्स और क्या नहीं हो रहे, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर नोटिस करनी पड़ती हैं, और इनको पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आपने ये चीज़ें शो करनी है तो आपने डायग्राम्स बनानी है, ऐसे बताना है कि किस तरीके से ये ट्रेंड ऊपर गया है, नीचे गया है, या ये कैसे फिगर इंप्रूव हुई है, नहीं हुई। सो यू हैव टू शो देम इन पिक्टोरियल फॉर्म, ताकि वो प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी मार्क्स को एनहांस करे। दूसरी चीज जो है वो एक्सटर्नल डेट के बारे में आपसे क्वेश्चन होता है बार बार, डेट से रिलेटेड जहां पर भी क्वेश्चन हो तो आपको की स्टैट पता हो कि इस वक्त जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स है। एक्सटर्नल डेट, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल डेट है तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स का। और ये जो इस साल हमने डेट सर्विसिंग किया, डेट सर्विसिंग क्या होती है बेसिकली? डेट सर्विसिंग ये है कि हम पे जो कर्जे थे हमने उनकी जो अदायगी की है उन्हें डेट सर्विसिंग कहते हैं। अब ये डेट सर्विसिंग जो फिजिकल ईयर 2026 की थी वो 26 बिलियन डॉलर है, यानी कि पाकिस्तान इस साल 26 बिलियन डॉलर पे कर चुका है अपने डेट की मद में। और ये डेट सर्विसिंग में इंक्लूडेड है रोल ओवर्स। रोल ओवर्स किसे कहते हैं? बेसिकली इकोनॉमिक टर्म्स है, इनकी भी मैं आपको डेफिनेशन बताता जाऊं। रोल ओवर्स ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई हमारे पास किसी को पैसे देने थे लेकिन हम नहीं दे पाए, तो उनसे रोल ओवर करवा लिया कि ये 2 साल या 3 साल या 4 साल बाद हम पे करेंगे, तो उस रोल ओवर को हम कहते हैं। ऐसे चाइनीज डेट था, कुछ सऊदी को हमने रीपे करने थे इस ईयर, उनकी डेट थी, लेकिन हमने वो रोल ओवर करवा दिए अगले ईयर्स में। सो ये रोल ओवर इसे कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक स्टैट्स थे, आपने जरूर नोट डाउन कर देने अपने जो है इकोनॉमी के सेक्शन में, जो भी आपका नोटबुक है, आपको ये कहीं पर जरूर इकोनॉमिक से रिलेटेड काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आई उसी बिजनेस सेक्शन में आज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी, और रिपोर्ट्स तो नहीं थी बेसिकली, वो एक हिसाब से हमें बता रहे थे कि हमारी टैक्स पॉलिसीज किस तरीके से इम्पेक्ट कर रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल को। अच्छा, ये दो अलग चीजें आई थी, अलग रिपोर्ट्स थी, मैंने उनको मर्ज करके लिखा है ताकि आपको एक ही सीक्वेंस में मैं समझा सकूं। पहली जो थी वो टैरिफ डिस्पैरिटी के बारे में थी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरीके से टैरिफ डिस्पैरिटी इंपैक्ट कर रही है हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, ऑटोमोबाइल को। अब जो फाइनेंस एक्ट 2026-27 आया है, इसमें फाइनेंस एक्ट में बेसिकली टैक्सेस या जो हम आयद करते हैं, ड्यूटीज आयद करते हैं, उनकी सारी मतलब बजट को, या इसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं। फाइनेंस एक्ट 2026-27 में जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स हैं ऑटोमोबाइल के या गाड़ियों के, जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स मतलब पूरी की पूरी गाड़ियां 800 सीसी के अंडर हैं, जो उन पे जो ड्यूटी आयद की गई है, टैरिफ ड्यूटी, वो सिर्फ 30% है। लेकिन जो इनपुट्स यूज बाय लोकल असेंबली, उन पे जो ड्यूटी है 32% है। अब हमारे यहाँ क्या है कि कुछ कंप्लीटली मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कुछ के जो इंपोर्ट्स यूनिट्स इंपोर्ट होके आते हैं और असेंबल होते हैं पाकिस्तान में, और असेंबल होने के बाद कंज्यूमर्स को पहुंचते हैं। कुछ गाड़ियां जो हैं कंप्लीटली इंपोर्ट होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि आज यही बात हो रही थी कि आपने जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है उन पे टैरिफ कम लगाया है, जो पार्ट्स आ रहे हैं उन पे टैरिफ ज्यादा लगा के आप डिस्करेज कर रहे हैं हमारी जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, और इंपोर्ट्स पे ज्यादा जो है इंपोर्ट्स का बिल बढ़ा रहे हैं। अब ये इन्होंने बेसिकली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो एक यूनियन थी उनका ये ग्रीवेंसेस थे, लेकिन न्यूज़पेपर में उसको डीपली डिस्कस किया गया इस बात को। अब इससे हमारा क्या इंपैक्ट हो रहा है? हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं।
इससे इंकरेज होगा इंपोर्टर जो कि कंप्लीटली यूनिट्स को मंगवा रहा है। अब ये 32% इस पे ड्यूटीज आयद हुई, अब वो पार्ट्स यहाँ पर आए और पार्ट्स होने के बाद जब वो मैन्युफैक्चर होगा तो आप बताएं वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में जाने के बाद क्या आपको लगता है कि उस यूनिट का इम्पैक्ट किस पे आएगा? उस यूनिट का इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर पे जो कि वो गाड़ी खरीद रहा है। इसका उन्होंने जो एस्टिमेट बताया था वो कह रहे थे 1.5 टू 1.8 मिलियन रुपीस एक कंज्यूमर एक यूनिट पे पे करेगा एक्स्ट्रा इस ज्यादा जो है टैरिफ की वजह से या ड्यूटी की वजह से। अब ये जो चीज है ये बताती है हमें कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो अभी तक भी जो है सीधी नहीं हो रही और हमें जो है अभी बहुत जरूरत है इस चीज पे काम करने की। और ये हमारे लिए डिस्करेजिंग न्यूज है कि हमारी जो टैक्स पॉलिसीज हैं दोज आर नॉट इनकरेजिंग कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें या हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग करें। अब देखें ये इनकरेज करेगी इंपोर्ट्स को और पेनलाइज करेगी लोकलाइजेशन को, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी जो चीज थी इन्हीं उसमें न्यूज में, इसी न्यूज में वो ये बिजनेस सेक्शन में वो ये थी कि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे रिलेटेड। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था कि हमारी जो 18% सेल्स टैक्स है इट क्रिपल्स कॉटन गिनिंग। अब ये क्या है कि हमारी जो कॉटन गिनिंग है उस पे 18% का सेल्स टैक्स है। उसका इम्पैक्ट मैंने आपको पहले बताया था, कुछ वक्त पहले ऐसी कॉटन से रिलेटेड न्यूज आई थी, मैंने तब भी ये आपसे चीज डिस्कस की थी और आज इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं वो ज्यादा खुल के सामने आ रहे हैं, मैंने आपको तभी कहा था। अब ये ना कॉटन की प्राइसेस उसकी वजह से क्रैश हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है फार्मर को। अब देखें आप, अगर वो टैक्स जो है एट दी एंड जो भी टैक्स लगता है वो आपके लोकली आवाम ने देना होता है, चाहे वो एक्सपोर्ट पे लगा रहे हो, इंपोर्ट पे लगा रहे हो, इंपोर्ट्स पे लगा रहे हो, किसी भी चीज पे लगा रहे हो, उसका असर जरूर ट्रांसलेट होता है लोगों में। अभी कॉटन तो वाहिद चीज है जो कि हमारे यहाँ शो होती है, हमारे यहाँ जो है सिंध पंजाब में बहुत ही ज्यादा कॉटन के जो मतलब उसका आउटपुट आता है। अब इसकी वजह से प्राइसेस स्लो हो रही हैं, डिस्करेज हो रहा है फार्मर, और फैक्ट्रीज जो है ना वो क्लोज हो रही हैं। फैक्ट्रीज क्लोज होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो है एक तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो फैक्ट्रीज में वो भी उसको भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारे यहाँ कि मिलियंस में लोग जो है इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं या कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब इसके मुताबिक ये जो कॉटन इकोनॉमी है ये एक और इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा आ रहा है, एक तो यही आ रहा है कि डिस्करेज हो रही है, कॉटन इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। और ये प्यूनिटिव जो टैक्सेशन है ये एक और इम्पैक्ट ला रही है, वो ये ला रही है कि ये मिलियंस ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन इज गोइंग ऑफलाइन या इकोनॉमी से जो है ना अनडॉक्यूमेंटेड सेल हो रहे हैं। अब अनडॉक्यूमेंटेड सेल होने की वजह से वो हमारे एक्चुअल फिगर्स में नहीं आ रहे, उसका टैक्स तो हमें मिल भी नहीं रहा, और जो है इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है या फैक्ट्री ओनर है वो डिस्करेज हो रहा है और ये एक शेडो इकोनॉमी बन गई है कॉटन से रिलेटेड। अब देखिए एक चीज है, एक प्यूनिटिव टैक्स है, उसके कितने फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं। एक तो आपको एग्रीकल्चर से बताया, ऊपर से मैंने जब आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से बताया, तो ये प्यूनिटिव टैक्सेशन के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। आप जब भी लिखेंगे सॉल्यूशन में कि टैक्सेशन जो है वो रैशनलाइज होनी चाहिए, टैक्स रिजीम शुड बी रैशनलाइज, ताकि जो आपकी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें आप एग्जांपल कोट करेंगे कि किस तरीके से आपकी इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्यूनिटिव टैक्सेशन किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, या सीएसएस में ऐसे भी आता है कभी एग्रीकल्चर पे, तो क्या आप किस तरीके से रिवाइटलाइज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो इसमें ये न्यूज भी कोट हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड अब हम आते हैं आगे अब क्या डेवलपमेंट हुई है। आगे आपको एग्रीकल्चर टैक्स फेल्यूर के जो है हेडिंग के साथ एक डॉन में एडिटोरियल आया है आज, फर्स्ट एडिटोरियल, दैट वाज वेरी अमेजिंग, जो हमें एग्रीकल्चर में टैक्स फेल्यूर है उसके बारे में बताता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। वो ये था कि जब आईएमएफ ड्रिवन एजेंडा था कि आप जो प्रोविंसेस हैं उनको कंपेल करें कि वो अभी ऐसी लेजिस्लेशंस कराई गई कि जो प्रोविंसेस हैं वो एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट करें। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और वो अनटैक्स्ड है अभी तक, और इसमें जो एग्रीकल्चर टैक्सेशन है ना वो इंट्रोड्यूस कराएं। ऐसे बहुत सारे जो है फार्म ओनर्स हैं जिनकी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में जमीन है और उनकी प्रोडक्शन बिलियंस में होती है, उनकी जो रेवेन्यू है वो मिलियन बिलियंस में है, लेकिन टैक्सेशन में नहीं है।
तो ये सब्जेक्ट था प्रोविंसेस का, और फेडरल ने ये IMF का ये था कि आप अपने जब रिसोर्सेज या जो है रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि प्रोविंसेस को कंपेल करेंगे वो एग्रीकल्चर पे टैक्स ले। हुआ क्या है कि ये लेजिस्लेशन आने के बावजूद भी है ना, अब फिस्कल ईयर 2026 में जो हमारी टोटल एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन हुई है ना, इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी। आपको पता था सिंध में लेजिस्लेशन हुई, पंजाब में लेजिस्लेशन हुई कि एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट होगा, वो मीगर अमाउंट है 5.26 बिलियन रुपीस, ठीक है, ये कलेक्शन हुई है टोटल। अब ये इस क्वेश्चन उठा रही है कि आपकी क्या पॉलिसी थी और अभी आप जो है कैसे मीट नहीं कर पाए इतनी बड़ी, हालांकि वो जो मार्केट है या जो कहा जाता है कि इनकम अभी तक टोटल रिकॉर्डेड है वो 350 बिलियन के करीब है, लेकिन टैक्सेशन देखें सिर्फ 5.62 बिलियन। अब इसकी क्या है रीजंस, हम रीजंस में डवेल करें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो इंट्रेंस्ड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल क्लास। हमारे यहाँ आपको पता है एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 70% लेजिस्लेटर्स जो है ना, प्रोविंशियल और फेडरल, वो एग्रीकल्चर बिजनेस से एसोसिएटेड है। तो यहां पर इंटरेस्ट है उनके कि एग्रीकल्चर पे अगर उनका टैक्स बढ़ गया तो उनकी जो है वो उनके इंटरेस्ट को खतरा है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपके टैक्स लगाने वाले जो हैं वो खुद पे टैक्स कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक क्लास है जो कि फ्यूडल और एक लैंडलॉर्ड क्लास है जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में है पाकिस्तान की में, और वो उनके इंटरेस्ट हैं, उनको जो है एक हिसाब से कभी भी टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसी पोजीशन पे बैठे हैं। दूसरा जो है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। हमारे यहाँ जो है रेवेन्यू बोर्ड्स होते हैं जो हर प्रोविंसेस के अपने, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना टैक्स कलेक्ट कर सकें। आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, आपको एक और फैक्ट बताऊं कि BR जो नेशनल लेवल पे टैक्स कलेक्ट करता है उसके पास भी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है कि वो, उनसे जब कहा जाता है कि हम कहते हैं कि आप टैक्स कलेक्ट करें रियल एस्टेट सेक्टर का और या जो है दूसरे ऐसे अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। टोटल आप देखें तो ऑफिसर्स की तादाद होगी 1300 से 1400, और उस पे आप इतने मिलियंस ऑफ लोगों का अगर टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी देंगे, तो इसी तरीके से रेवेन्यू बोर्ड्स में इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। तीसरा जो रीजन है, ये पहला, ये दूसरा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, तीसरा वीक लैंड रिकॉर्ड्स आउट। अब देखें अभी तक ये चीज डिजिटलाइज नहीं हुई हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड्स, वही लैंड रिकॉर्ड्स पुराने खाते, और उसमें जो है सनदें होंगी, पता नहीं कोई 100 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉलोनियल इरा के, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ही मतलब फ्लॉड और वीक है, और कहीं पर कोई चीज सही से नहीं बनी हुई है। एक खाता कुछ 10-10 लोगों को मिला होता है और हजारों इश्यूज हैं कोर्टों में, इसमें उसमें। तो ये एक सबसे बड़ा है रीजन कि लैंड रिकॉर्ड वीक है। और दूसरा आउटडेटेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी आउटडेटेड है कॉलोनियल टाइम से। उसमें सबसे बड़ा जो आता है वो है कि पटवारी सिस्टम। अब पटवारी सिस्टम कैसे, कि पटवारी सिस्टम भी एक कॉलोनियल लेगेसी हमारे पास जो चलती आ रही है अभी तक, इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर कंस्ट्रेंड है। अब उसमें जो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, एग्रीकल्चर टैक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है? अब देखिए एग्रीकल्चर जो टैक्स है ना वो डायरेक्टली प्रोविंसेस को जाता है। अगर प्रोविंसेस इसको रैशनली सही तरीके से कलेक्ट करें तो उनकी जो डिपेंडेंस है ना अपना फेडरल ग्रांट्स पे या जो फेडरल ट्रांसफर पे NFC वगैरह में, वो हमेशा प्रोविंसेस कहते हैं कि हमें जो है अपनी जरूरत से कम मिल रहा है। अगर वो एग्रीकल्चर टैक्स को सही से कलेक्ट करते हैं तो उनकी जरूरियात जो है या उनकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी फेडरल पे। उनके पास अपने रिसोर्सेज, अपने पैसे होते हैं। ये टोटल पैसे जो है IMF का यही था कि आप प्रोविंसेस को NFC उसमें जितना दे रहे हैं या उनके जो भी मसाइल हैं उन्हें कहीं एग्रीकल्चर से टैक्स से कलेक्ट करें। वो अपने पास, उनके पास पैसे होंगे, उनके पास प्रोविंसेस की जो नीड्स हैं बढ़ती आबादी के साथ वो पूरी होंगी, फुलफिल होंगी। तो ये एक चीज थी कि वो उनके फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे अगर वो सही तरीके से ले। मूविंग फॉरवर्ड,
अच्छा, जो जेंडर से रिलेटेड सबसे बेहतरीन मैं समझता हूं कि एक आज ओपिनियन पब्लिश हुआ डॉन न्यूज़पेपर में रफिया जकरिया का। देखिए, जो ऐसी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स आप अगर नोट डाउन करते रहे ना अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यकीन करें पेपर हमेशा सरप्राइजिंग आता है। आपको लगता है कि नोट से हो जाता है, लेकिन नहीं। अगर आपको मतलब कंप्लीट चीजों की नॉलेज ना हो और चीजों के साथ आप कनेक्टेड ना हो, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर प्रोड्यूस करना। अब ऐसी ऐसी छोटी चीजें, बहुत एक बार ऐसे आया था बॉयज विल बी बॉयज, और किसी ने निकाल के दिया कि डॉन में एक ओपिनियन पब्लिश हुआ था इसके नाम से, एक किसी राइटर का। अब इस तरीके से ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी इनको देख रहा होता है और इन्हीं से बनाता है पेपर, और इन्हीं से आप अपने आर्ग्यूमेंट्स अगर डिराइव करेंगे तो वो आपको समझेगा कि आप कनेक्टेड। सो बेसिकली इस ओपिनियन में क्या डिस्कशन थी, मैं आपके साथ की डिस्कशन जो की चीजें हैं वो डिस्कस करूंगा, आप नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा जो कोटेशन था ना वो ये था कि अ पेट्रियार्कल सोसाइटी टीचेस वुमेन टू हेट देमसेल्व्स। अब ये बेसिकली आर्टिकल में डिस्कशन यही थी कि किस तरीके से जो है वुमेन वो अपने आप से, अपने वजूद से, अपनी एग्जिस्टेंस को हेट करती है इस माशरे में, या जो जिस तरीके से हमारे पास पेट्रियार्कल इन्वायरमेंट है, और कैसे नॉर्मलाइज कर देती है वायलेंस को और इन चीजों को। तो की आइडियाज ये थे उसमें, एक डिस्कशन ये थी कि पेट्रियार्की नॉर्मलाइजेस वायलेंस। ठीक है, पहली डिस्कशन ये थी कैसे वायलेंस करती है। अब इसमें एक केस स्टडी, एक जो है रिपोर्ट कोट की गई थी, वो रिपोर्ट थी बाय फिरजा रजा एंड हिली पैल्स की। उस रिपोर्ट के मुताबिक जब इंटरव्यू किया गया कुछ मतलब हस्बैंड्स एंड वाइफ्स को बहुत, तो उसमें ये आया कि 35% ऑफ वुमेन एंड 25% ऑफ मैन बिलीव अ हस्बैंड इज जस्टिफाइड इन बीटिंग हिज वाइफ। मतलब आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वुमेन बिलीव्स मोर देन मैन इन हर ओन जो है बीटिंग अगेंस्ट हर ओन। अब ये कैसे हो सकता है कि एक औरत जो खुद अपने आप पे होने वाली वायलेंस को जस्टिफाई करे ज्यादा परसेंटेज में मर्दों से। ये जो थी ना, ये चीज डिस्कस हुई थी, ये एक स्टडी थी, इसको आप 2023 की ये स्टडी है, इसको जरूर नोट करें, ये फैक्ट है। आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इंटरनलाइज हो जाती है वायलेंस, और वो एक सिस्टम का हिस्सा हो जाती है इस पेट्रियार्कल एनवायरनमेंट में। अब ये कैसे इंटरनलाइज होती है, दूसरी जो की डिस्कशन थी वो ये कि वुमेन इंटरनलाइजेस पेट्रियार्कल नॉर्म्स इतने नॉर्मल लगते हैं, इतने मतलब नेचुरल लगते हैं कि आप उनको इंटरनलाइज कर देते हैं, उसको इस निगाह से देखते ही नहीं है कि ये मेरे राइट्स की सब्जुगेशन है, ये मेरे खिलाफ वायलेंस है। तो इसमें एक और केस स्टडी जो है ना, अभी रिसेंटली बहुत बड़ी आर्टिकल बेसिकली शुरू ही इसी से होता है कि सिल्विया यास्मीना एक फ्रेंच वुमेन थी जो कि केपी के बाड़ा में अभी रिसेंटली रेस्क्यू हुई अपने 5 बच्चों के साथ, और पता चला कि वो 14 साल से पूरी दुनिया से कट ऑफ थी। और उसको जब मेन स्ट्रीम पे आया और फ्रेंच अथॉरिटीज के साथ रब्ता हुआ, तो पता चला कि 14 साल से वो अपने हस्बैंड के साथ बाड़ा में रह रही थी, और उसका कोई अता पता, कोई कनेक्शन नहीं था वर्ल्ड के साथ, और उसके साथ बहुत ज्यादा डोमेस्टिक अब्यूज हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया, बच्चों को जो है बच्चों पे अब्यूज होता रहा, और बच्चों को मतलब कोई स्कूलिंग वगैरह और उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं दिए गए उनके हस्बैंड की जानिब से। और ये जो सिल्विया यास्मीन की स्टडी है ना, ये हमें बताती है कि किस तरीके से एक फ्रेंच वुमन जो कि एक ऐसे एनवायरनमेंट से आती हैं जहां पर राइट्स और इन सारी चीजों का पता होता है, लेकिन वो भी इंटरनलाइज कर देते हैं पेट्रियार्कल नॉर्म्स को, तो उन्हें तो बहरहाल रेस्क्यू किया गया। अब और जो तीसरी डिस्कशन थी की वो ये थी कि सोशल प्रेशर साइलेंसेस वुमेन। अब कैसे सोशल, अब इसमें जो स्टडी जो ऊपर है वो, उसमें एक और डिस्कशन थी आर्टिकल में कि उस स्टडी में जब औरतों से पूछा गया, 35% औरतों ने कहा कि जस्टिफाइड है मर्द हमें मारने में, और 20% मर्दों ने कहा। तो उन्होंने कहा कि इस जो मेथडोलॉजी इसे चेंज करके देखा, तो वो इंटरव्यू ना पहले जो फैमिली के सामने ले रहे थे, फिर जाके जब अकेले में इंटरव्यू लिया तो ड्रास्टिकली औरतों ने इस चीज में
मतलब इसके जो रिजल्ट्स हैं इसमें चेंज आया और औरतों ने इस चीज को निगेट किया कि हमें ये अच्छा नहीं लगता कि मर्द हमें मारे, या ये जो है हम इसको नॉर्मल नहीं समझते। तो देखें ना, वुमेन जब प्राइवेटली इंटरव्यू होती हैं तो उनकी जो बीटिंग है उसे जस्टिफाई नहीं कर रही होती। ये क्यों कर रही थी? क्योंकि सोशल प्रेशर उन्हें साइलेंस कर रहा था, और ये इंटरनलाइज थी उनमें वायलेंस और सोशल प्रेशर में। लेकिन फिर भी कितनी भी इंटरनलाइज हो, इंसान अपने खिलाफ होते हुए ज्यादतियों को कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता है, और वुमेन के केस में भी ये सेम बात है। चौथी बात जो चौथा की आइडिया जो मैंने डिराइव किया इस आर्टिकल से, वो ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना वो स्ट्रक्चरल है। वो एक ऐसे है कि मतलब तकरीबन आपके मुआशरे या जो है इर्द गिर्द के सारे जो की एक्टर्स हैं उसमें रोल प्ले कर रहे हो, तो उसमें आपकी फैमिली प्रेशर आता है, उसमें कल्चरल नॉर्म्स आते हैं, कम्युनिटी एक्सेप्टेंस एंड वीक प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें मिलकर जो है ना हमें जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना उसको स्ट्रक्चरल बनाती हैं कि हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई चीज जस्टिफाई करते हुए नजर आएगी डोमेस्टिक वायलेंस को। अब इसमें एक और केस स्टडी आई है गुलान भारो सिंध से अभी रिसेंटली। उसमें क्या हुआ था कि एक औरत वो डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से, वायलेंस की वजह से पुलिस स्टेशन पे गई। पुलिस स्टेशन पे जैसे ही वो गई तो फैमिली ने पीछे जो उनके इन लॉज थे और सारे मिलकर आए और उन्हें परसू किया कि आप जाने दें, फैमिली का मामला है। और ऑनर को जो है उन्होंने उसे वास्ता दिया या उसे परसू किया कि फॉर द सेक ऑफ ऑनर आप घर वापस आए और मामला को बाहर ना ड्रैग करें, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली होता है। लेकिन जब वो घर गई तो उसकी ऑनर किलिंग हो गई अपने हस्बैंड की मतलब जानिब से। उसके हस्बैंड ने उन्हें ऑनर किलिंग में मार दिया कि आप कैसे गई बाहर। सो दीज आर द स्टडीज बेसिकली। ये हमारे लिए तशवीश भी हैं और ये ऐसे है कि ये चीज़ें ऑथेंटिकली हो रही हैं हमारे माशरे में, सो वी शुड नो अबाउट देम। और ये हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी जो चीज़ है आज हमारी डिस्कशन की वो है जीबी से रिलेटेड। जीबी से रिलेटेड, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। अब ये आर्टिकल था कि विल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉलो, इसके नाम से था, और ये लिखा गया था अफजल अली शिगरी साहब से की जानिब से डॉन न्यूज़पेपर में। और इसमें क्या डिस्कशन थी? इसमें बेसिकली वो पहले बता रहे थे कि जीबी में किस तरीके से हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है, जीबी का जो स्टेटस है और वो किस तरीके से उसके क्या इश्यूज हैं, और वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कशन में थी। पहले वो बताता है कि जीबी और केपी दोनों ने जो है अपना एक ब्लडी जो है उसके बाद फाइट के बाद या उन्होंने उसके बाद स्ट्रगल के बाद अपना जो है कश्मीरी महाराजा से जो है सेपरेट हुए, अपना एक सेपरेट स्टेटस लिया। और फिर आता है 1949 का कराची एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक जो एजेके था उसने अपनी अलग असेंबली और प्राइम मिनिस्टर और वो सारी चीज़ें मतलब उन्हें मिली और उन्होंने वो रखा। लेकिन जीबी को जो था ना वो अंडर डायरेक्ट फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रखा गया। और ये जो रेगुलेट होता था उस वक्त वो ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो वफाक की जानिब से लगाए जाते थे। और जीबी का नाम भी मतलब उसका गिलगित बल्तिस्तान नहीं था उस वक्त, उसे नॉर्दर्न एरियाज या ऐसे करके कैसे बोला मतलब उसका जो नाम था। और दूसरा जो था कि ये फेडरल क्राइम्स रेगुलेशन एफसीआर फ्रेमवर्क के तहत ये रन होता था। एफसीआर फ्रेमवर्क एक कॉलोनियल पीरियड जो है लॉ है, जिसके मुताबिक जो है वो जो सेंटर उसमें पावर होती है वो ज्यादा लोगों के पास नहीं होती, तकरीबन जो है वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट होता है। वो यूनिट ऑफ एफसीआर लागू था उस वक्त बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और केपीके में, और ये जीबी में भी ये था, लेकिन जीबी को फिर भी एफसीआर के तहत रन किया गया। अब ये क्या था कि ये चीज जो है ना रिजेंटमेंट क्रिएट कर रही थी लोगों में। लोगों ने कहा कि हमें अपना इक्वल सिटीजन और माना जाए और हमें जो है ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए। फिर आता है जेडर भुट्टो का टाइम। ये मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ किस तरीके से जीबी से रिलेटेड अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए उनकी ऑटोनॉमी से रिलेटेड, ये पूछा जाए कि प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, क्या हिंड्रेंसेस हैं, तो आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए ताकि आपको कंस्ट्रक्ट कर सके जवाब। ये इस आर्टिकल में बहुत अच्छी जो है ना हमारे उससे रिलेटेड जो है कोर्स से रिलेटेड लिखी हुई थी, या हमारी जो है
कंटेंट वाइज। अब फिर आता है जेडे भुट्टो का इरा। जेडे भुट्टो ने रिफॉर्म किए जीबी में, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर दिया जीबी में जो थी उसके साथ, और फिर जो एफसीआर था उसे भी एबॉलिश किया और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए। उसके बाद 2009 में क्या होता है, 2009 में आपको पता है 18th अमेंडमेंट, और उसमें जो जीबी का नाम है वो उससे नॉर्दर्न एरियाज से चेंज करके गिलगित बल्तिस्तान रखा जाता है, जिससे नॉर्दर्न एरियाज बेसिकली मतलब आइडेंटिटी पोर्ट्रे नहीं कर रहा होता उन लोगों की, और गिलगित बल्तिस्तान उनका जीबी का नाम रखा जाता है। और उससे पहले उसके अलावा जो है केपीके का भी आपको याद हो, एनडब्ल्यूएफपी कहते थे पहले से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अब उसका नाम भी तो 18th अमेंडमेंट के बाद केपीके रखा गया था, खैबर पख्तूनख्वा, और जीबी का भी नाम चेंज किया गया इस तरीके से। और उसके अलावा जो उसमें था इंस्टीट्यूट ऐसे मतलब रिफॉर्म्स लाए गए कि जो प्रोविंसेस जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं वैसे इंट्रोड्यूस कराए गए, मतलब असेंबली भी दी गई, चीफ मिनिस्टर भी मतलब इलेक्ट कर सकते हैं लोग, और वो अपना गवर्नर भी स्टेट की तरफ से अपॉइंट होगा जीबी का। लेकिन फिर जो डेवलपमेंट हुई है बिग, वो ये थी कि पीएमएलएन गवर्नमेंट जब आई 2013 के बाद, तो उन्होंने जीबी के रिफॉर्म्स के लिए सरताज अजीज की लेड कमेटी थी एक, सरताज अजीज के अंडर, वो वेटरन पॉलिटिशियन है पीएमएलएन से, उन्होंने जो थे उन्होंने वो जीबी में मतलब ऐसे कमेटी ने कुछ बहुत सारे स्टेक होल्डर से मुलाकात करके एक मुशावरत करके और सबके बाद जो एक रिफॉर्म उन्होंने बताया। और उन्होंने उस कमेटी का बेसिकली यही था कि उस कमेटी ने ये इम्फसाइज किया कि जीबी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो फेडरल पार्लियामेंट है उसमें भी दी जाए। ये एक रिफॉर्म उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आगे चलते गए 2018 में बेसिकली हुआ ये कि 2018 में ऑर्डर जो 2009 वाला था उसे रोल बैक किया गया, जो कि 2009 में कुछ पावर्स मिली थी प्रोविंशियल, लेकिन कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था। फिर क्या हुआ था, ये जो है कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जीबी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ये वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। फिर अब जो करंटली उनकी डिमांड है वो ये कह रहे हैं जीबी में कि प्रोविंशियल स्टेटस हमें दिया जाए, हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, या वो इस तरीके से जो उनका एक अपना नैरेटिव है, वो नैरेटिव यही है कि हमें अपना प्रोविंशियल स्टेटस दें, वी डिमांड इक्वल सिटीजनशिप राइट्स लाइक अदर पाकिस्तानीज, विच इज नॉट बेसिकली बैड डिमांड, और ये एक अच्छी चीज है हम समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो कंस्ट्रेंट है ना, वो ये क्या है, पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं ग्रांट कर पा रहा, ये कश्मीर इशू की वजह से। अब कश्मीर इशू पाकिस्तान सपोर्ट करता है यूएन रेजोल्यूशंस को जो कि कनेक्टेड हैं, कि जो कश्मीर का इशू की जो इवेंचुअल रेजोल्यूशन है ना, वो यूएन की रेजोल्यूशंस से होगी, और वो उसमें कश्मीर वो टोटल इशू आजाद जम्मू एंड कश्मीर दोनों को देखता है। तो वो कहता है जब वो हो जाएंगी उसके बाद इससे पहले पाकिस्तान भी अभी तक जो है रिलक्टेंट है। लेकिन ये एक और आइडिया फ्लाउट कर रहा है, वो ये है कि पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में कि अब जो है जीबी को प्रोविंशियल स्टेटस दे दें। दिस इज समथिंग नॉट कंप्लीटली प्रोविंस बट इट इज प्रोविंस। सो ये स्टेटस, इस पे ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की पीपल्स पार्टी ने, और अभी जो है जीबी में उन्हें जिस तरीके से ओवरवेमिंगली रिस्पॉन्स मिला और उन्हें जो है जीबी में गवर्नमेंट फॉर्म किया उन्होंने, सो प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की भी डिबेट चल रही है। दीज वर ऑल न्यूज़ विच आई डिस्कस्ड विद यू ऑल टुडे, और ये बहुत ही इसेंशियल है आपके पेपर्स में। मैंने पर्सपेक्टिव्स भी बताए और बहुत सारी चीज़ें बताई। आज हमने पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसी होता है कि मैं खुद फील कर रहा था कि हम इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आज मैंने कंप्लीटली चीज़ों को पाकिस्तान ओरिएंटेड रखा और आपको इसेंशियल जो न्यूज़ थी वो प्रोवाइड की। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।